हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट के लिए पीवाईक्यू सेशन सॉरी यूजीसी नेट के लिए हमारी क्लास चल रही है और यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? महाजनपद काल में हमने देखा प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती है और बुद्ध के समय पर कौन-कौन से आपके गणराज्य प्रमुख थे। और आपको आवाज़ का इश्यू आता है, इसलिए मैं मजबूरी में क्लास छोटी कर रहा हूँ और माइक अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो सीधे वॉइस आपकी अटैच माइक से आती है, तो आवाज़ सही नहीं आती है। ठीक है ना? क्षमा चाहूँगा बट प्रयास करूँगा मैं आराम से बोलूँ, धीमे से बोलूँ, जिससे आपको आवाज़ सही आ चुके। ठीक है ना? तो इसमें आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? महाजनपदकालीन वर्ण व्यवस्था, समाज कैसी थी? प्रशासन कैसा था? और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी? हालाँकि प्रशासन हम लोग पढ़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लोग मुख्यतः पढ़ चुके हैं, राजतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है? राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या होता है? दोनों कैसे अपने समाज पे काम करते थे? बट यहाँ पे थोड़ा रिपीट हो जाए तो देख लेना आपको, परेशान नहीं होना, ठीक है? चलो। और आवाज़ का दूसरा रीज़न क्या है कि ऑफलाइन क्लास होती हैं, 7 से 8 लेक्चर होते हैं, तो गले की बैंड बज जाती है और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ अकेले में आके, है कि नहीं? चलो, तो समाज और संरचना कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी हम लोग देखते हैं। तो महाजनपद काल में समाज वर्ण और व्यवसाय पर आधारित था। क्या समाज वर्ण और व्यवसाय पर आधारित था, याद रखना। व्यवसाय अनुवांशिक होते थे, क्या? व्यवसाय अनुवांशिक होते थे यहाँ पे। जैसे आपके शिल्पी जो होते थे, जो आपके ट्रेडर्स होते थे, जो आपके गिल्ड्स होते हैं, टेड़ियाँ बनाकर काम करते थे। जो आपके शिल्पी होते थे, बड़े-बड़े होते थे, क्या करते थे? टेड़ियाँ मतलब ग्रुप बना के काम करते थे, गिल्ड्स। आपसे पूछा जाता है व्यापारियों की श्रेणियों को, शिल्पी के समूहों को, व्यापारियों के समूह को, बड़े वर्ग के समूह को क्या कहते हैं? गिल्ड कहते हैं, श्रेणियाँ कहते हैं। गिल्ड शब्द आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? उदाहरण के लिए हाथ के कारीगर, कपड़ा बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, गेहूँ पीसने वाले इत्यादि के समूह होते थे। इनको हम लोग क्या समूह गिल्ड नाम से जानते हैं। धनी कृषक को गृहपति कहते थे। क्या? और जो धनी कृषक थे, रिच फार्मर्स थे, उनको क्या गृहपति कहा जाने लगा था। जो बाद में जो कि आपको व्यस्त वर्ण के अंतर्गत किससे? व्यस्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आपके 4-5 वर्ण होते हैं, तो व्यस्त वर्ण में आपके ये लोग आते हैं। ठीक है? प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राजा की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे। कौन-कौन से अधिकारी? उदाहरण मंत्री, सेनानी, न्यायाधिकारी और ग्रामणी। ये विभिन्न प्रकार के आपके मंत्री होते थे। क्या? विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते थे। मंत्री, मिनिस्टर्स, कमांडर्स, जज होते थे। विलेज हेडमैन्स, ग्रामणी आपके होते थे, जो कि गाँव के मुखिया होते थे। ठीक है ना? लोकतांत्रिक प्रवृत्ति भी थी, देखा था। बौद्ध ग्रंथों में अत्याचारी राजा और पुरोहितों को जनता द्वारा पदच्युत किया जा सकता था। ठीक है ना? तो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति वहाँ पे देखने को मिलती। ग्राम प्रशासन की बात करें, ग्रामनी या ग्रामिका या ग्रामनी आपको क्या गाँव का प्रमुख अधिकारी होता था। ग्राम भोजक भी गाँव का मुखिया होता था, तो ग्रामनी या ग्रामिक भी कहा जाता था। कर व्यवस्था की बात करें तो एग्रीकल्चर की जो अपज आपका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के 1/6 1/6 भाग आपसे टैक्स के रूप में लिया जाता था। क्या? कृषकों द्वारा अपनी उपज का 1/6 भाग आपका कर के रूप में लिया जाता था। शुल्क अधिकारी जो चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी उनको सॉल्किक कहते हैं। क्या? हम लोग सॉल्किक के नाम से जानते हैं। याद रखना शब्दावली आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या? चुंगी या कर वसूली वाले अधिकारी को क्या हम लोग सॉल्किक कहते हैं। ठीक है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि की बात करें हम लोग, तो लोहे तकनीक देखने को मिलेगी। लोहे तकनीक, लोहे के औज़ारों ने कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी थी। आपको याद होगा एक क्लास में अलग से पढ़ी थी। लोहे तकनीक से या लोहे के प्रयोग से प्राचीन भारत में क्या-क्या परिवर्तन हुआ है? वही परिवर्तन आपको यहाँ पे जोड़ देना है। लोहे के औज़ारों ने कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी। परिणामस्वरूप क्या हुआ? कृषि भूमि का विस्तार हुआ, उत्पादन बढ़ा, खाद्य उत्पादों का भंडार संभव हो चुका और स्थायी सेना का रखरखाव अब सुनो आप लोग, अब क्या होगा लोहा आएगा, लोहे से जुताई बढ़ जाएगी। जुताई बढ़ जाएगी तो आपका क्या प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कई लोग अन्य कार्यों में लग जाएँगे, अन्य कार्यों में लग जाएँगे तो राजा को टैक्स भी बढ़ेगा, जब राजा को टैक्स बढ़ेगा, वही क्या करेगा सेना भी स्थायी रख लेगा। तो स्थायी सेना का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? स्थायी सेना की शुरुआत हो रही है आपकी। धान रोपाई, इस काल में धान की रोपाई व्यापक रूप से की जाने लगी थी, ठीक है? ध्यान रखना, यहाँ पैडी जो आपका प्लांटेशन होता है, बहुत शानदार तरीके से आपको होने लग गया था। गृहपति वर्ग संपन्न किसान जो होता था, जो भूमि का स्वामी होता था, उनके नियंत्रण में उत्पादन भी होता था। ध्यान रखना, ठीक है ना? भूमि के स्वामित्व भी होता था और उत्पादन भी उनके नियंत्रण में होता था। द गृहपति वर वेल्थली लैंड ओइंग प्रेजेंट्स कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। शिल्प और वाणिज्य नगर की व्यवस्था की शिल्प और वाणिज्य नगर की व्यवस्था की बात करें, क्राफ्ट एंड ट्रेड्स एंड अर्बन इकोनॉमी। शिल्प वर्ग, आर्टिसियन जो आपका वर्ग होता है क्या?
बौद्ध ग्रंथों, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पुरातात्विक साक्ष्यों 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। याद रखना कितने? 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। मैं बोल रहा हूँ जो पुस्तकों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं उनको आप लिख लेना बाद में। जिसमें आपका महाजनपद काल खत्म हो ना, पढ़ के खत्म करो अपने हिसाब से। आप इनको अलग से एक पेज पे लिखना जो किताबों के नाम। आप लोग परेशान हो किताबें कहाँ से आती, किताबें कहाँ से आती। किताबें कहीं से नहीं आती, इन्हीं से आती हैं, उनको क्रम लगाने के लिए पूछते हैं। अभी जैसे यूनिट 1 खत्म होगी ना, जैसे आपकी पेपर 1 की यूनिट खत्म हुई, तो आपके लिए पेपर 1 के टेस्ट अपलोड कर दिए जा रहे हैं डेली की डेली। ऐसे ही पेपर 2 की जब यूनिट खत्म आपकी होगी ना, तो आपको डेली 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी अपलोड आपको किए जाएँगे। ठीक है ना? वहाँ पे आपको सॉल्व करा के दें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, कहाँ पे? आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने डेस्टिनी मेकर पर। फिर आपको आंसर की यूट्यूब पे मिलती है डिस्कस करके, ठीक है ना? एग्ज़ाम के रूप में देखें 16 बाय 16 में बड़ा ही मिलेगा आपको। कारपेंटर, लोहार, ठीक है ना? कर्मा, ब्लैक स्मिथ, कुम्हार, पोएटर आपको होता है पोटर, ठीक है ना? कुंभकार, बुनकर, ठीक है ना? चुनार, गोल्डस्मिथ, रंगकार, ड्राई, ठीक है ना? मणिकार आपका ज्वेलर्स होते हैं। गिल्ड, गिल्ड प्रणाली क्या है? अब सुनो गिल्ड है क्या चीज़? गिल्ड अभी तक नाम सुन रहे हो? जो आपके विभिन्न प्रकार के व्यापार करने वाले बड़े वर्ग हैं या शिल्पी हैं, उनके समूह जो होते हैं उनको गिल्ड कहते हैं, उनको गिल्ड कहते हैं। अब गिल्ड सिस्टम है क्या चीज़? शिल्पियों और बड़कों ने अपने हितों की रक्षा के लिए श्रेणियाँ बनाई थी। अब बताओ जिस आप समूह के सदस्य होंगे, क्या वो सदस्य आपके समूह की क्या आपके सदस्यता का यदि आप किसी समूह के सदस्य हैं, क्या वो समूह आपकी सदस्यता का लाभ नहीं लेगा? क्या आप उसका लाभ नहीं लोगे? फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप पढ़ते हो। हम लोग समाज में रहते क्यों रहते हैं? हम समाज के प्रति नैतिक रहें और समाज हमारी नैतिकता को बनाए रखे। समाज हमारे अधिकारों का क्या करे? महत्व समझे। वैशाली के सद्दलपुर नामक कुम्भकार के पास 500 कुम्भकारों की दुकानें थी। ना सद्दलपुर नामक कुम्भकार के पास 500 कुम्भकारों की दुकानें थी। वाराणसी के बड़े वर्ग की बात करें, पाली ग्रंथों में वाराणसी के वेस्ट गली का उल्लेख मिलता है। मर्चेंट स्ट्रीट वेस्ट गली का उल्लेख मिलता है। वेस्ट मर्चेंट स्ट्रीट का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना? इस टाइम पे सिक्कों का यहाँ पे आहत मुद्रा, पंचमार्क कॉइन्स आपके यहाँ पे फेमस, पंचमार्क कॉइन आपके फेमस हो चुके थे। क्या आहत मुद्रा आपकी फेमस यहाँ पे हो चुकी थी। बौद्ध काल में धातु के टुकड़ों को काटकर विभिन्न प्रतीकों जैसे पेड़, मछली, सांड, अर्धचंद्र, हाथी को ठप्पा मारकर सिक्के बनाए जाते थे। एक क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा गया था कि पंचमार्क पर किस प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं? ये चिन्ह अगर आपको दिख रहा है अर्धचंद्र, सांड, मछली, पेड़, हाथी इत्यादि आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना? प्रमुख प्रकार की बात करें तो आहत सिक्के और ढलवा सिक्के। जो आहत मुद्रा थी क्या चांदी की बनाई जाती थी, मुख्यतः चांदी की होती थी और ढलवा सिक्के आपके प्राय तांबे के होते थे। नगरों का विकास यहाँ पे हो रहा है, उद्योग केंद्रों का विकास हो रहा है, तो लोहे के औजारों का उत्पादन हो रहा है आपका। आयरन इंडस्ट्री आपको मिले अतरंजी खेड़ा में, कौशाम्बी में, वैशाली में, उज्जैनी में, सांभर से लोहे की भट्टियों के साक्ष्य आपको मिलेंगे। वहीं लोहे के औजार में हल्के फाल, तौड़े, चाक, छेनी आपको इत्यादि इत्यादि मिलेंगे। तांबे का प्रयोग भी यहाँ पे हो रहा है। कृषि में तांबे के औजार का उपयोग घट गया था, पर आभूषण में इनका उपयोग जारी रहा। कहा क्या तांबे का प्रयोग कृषि क्षेत्र में तो घट गया है क्या? कृषि क्षेत्र में घट गया लेकिन आभूषण, एक सेकंड है इसको थोड़ा लिखने के लिए। ये क्या आभूषण क्षेत्र में इसका उत्पादन मतलब प्रयोग अभी तक जारी रहा और बढ़ता गया, ठीक है ना? आभूषण उद्योग की बात करें तो आभूषण उद्योग की बात करें, क्या रखना क्या कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के आपका प्रयोग हो रहा है। तो गौमत, जम्मू मणि, इंद्रगोप, सुलेमनी, लाजवत और आपकी मूंगा, ये सारे प्रमुख आपके क्या पत्थर हैं, कीमती पत्थर हैं, इनसे क्या आपके आभूषण बनाए जा रहे हैं। उज्जैनी और श्रावस्ती से प्राप्त मणियों से साक्ष्य शहरी आभूषण उद्योग दर्शाते हैं, ठीक है ना? शहरी स्थापत्य की बात करें, आप मृदमांडों की बात करें, शहरी केंद्रों में धूप से सुखाई गई और पकी हुई ईंटों दोनों का प्रयोग किया। धूप में सुखाई गई ईंटों का भी और पकी हुई ईंटों का दोनों का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला हमने देखा था कि महाजनपद काल को सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? मृदवान में इस काल में एनपीवीडब्ल्यू शुरुआत में पढ़ा था कि एनपीवीडब्ल्यू आपको मृदवान नाम मिलते हैं कहाँ पे? महाजनपद काल में मिलते हैं, ठीक है? जो कि विलासिता की वस्तु माने जाते हैं, लग्जरी वेयर्स माने जाते हैं। और बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर सामान्य उपयोग की वस्तु माने जाते हैं। एनपीवीडब्ल्यू याद रखना विलासिता की वस्तु माने जाते हैं और बीआरडब्ल्यू सामान्य लोगों के उपयोग की वस्तु आपके माने जाते हैं। इसको याद रखना आपको, ठीक है? डिस्कस की बात करें तो महाजनपद काल में समाज लोहे तकनीक, व्यापार गिल्ड, मुद्रा प्रचलन और शहरीकरण ने एक संक्रमणकालीन आर्थिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। क्या? जिसने आगे चलकर क्या मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आप देखोगे कि मौर्य साम्राज्य के उद्भव में नगर विकास का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखते हैं महाजनपद काल में व्यापार कैसा था। अर्थव्यवस्था देख लिए, अर्थव्यवस्था पढ़ी रहे, तो इस काल में व्यापार की क्या प्रणाली थी, व्यापार कैसे हो रहा था, उसको हम लोग देखते हैं।
क्या व्यापार कैसे हो रहा था उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? हम लोग देखते हैं, ठीक है? चलो, सॉरी, देखो, व्यापार की सामाजिक स्थिति की बात करें तो वैदिक युग से देख रहे हो, वैदिक युग में वैश्य वर्ण व्यापारियों को समाज में बहुत ऊँचा स्थान नहीं मिलता था, क्या वैदिक युग में? लेकिन इसके विपरीत गौतम बुद्ध ने कृषि, पशुपालन और व्यापार को श्रेष्ठ पेशे के रूप में बताया। कहाँ पे? विनय पीठिका में लिखा हुआ है। बुद्ध और उनके उद्देश्य सारिपुत्र के बीच संवाद, उन्होंने बताया कि व्यापार कृषि से अधिक लाभदायक होता है। क्या? व्यापार कृषि से अधिक लाभदायक होता है। क्या? व्यापार कृषि से अधिक लाभदायक होता है। और पाली ग्रंथों में हमें व्यापारियों की जीवन शैली, उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आप देख लो गौतम बुद्ध, भगवान महावीर को देख लो, दोनों लोग क्या व्यापारियों को महत्व देंगे। व्यस्त समाज भी, व्यापारी वर्ग भी इनको सम्मान देगा। ऐसी मानसिकता बनती है कि व्यापारी वर्ग ही तो टैक्स भर रहे हैं, वैश्य वर्ग ही तो टैक्स भर रहे हैं, उन्हीं का सम्मान नहीं है। क्षत्रिय और ब्राह्मण का सम्मान बना हुआ है। तो ऐसे में दोनों लोग जैन और बौद्ध धर्म को समर्थन करते हैं, ठीक है ना? व्यापारी संगठन और वर्गीकरण देखे बाद व्यापारियों के लिए सामान्य शब्द वणिज या वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? वणिज या वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको याद रखना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के व्यापारी देखने को मिलते हैं। बौद्ध, जैन, पाणिनि की रचनाओं में विभिन्न श्रेणियां में ज्ञात होती है ना? जैसे सातवार आपको मिलते हैं, श्रेष्ठी मिलते हैं, गांव वणिज या अश्व वणिज आपको मिलते हैं, ठीक है ना? विभिन्न प्रकार के व्यापारी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके सात भाई कौन है? सात भाई क्या व्यापारी और कारवां का नेता होता था, जो लंबी दूरी की यात्रा को नेतृत्व करता था। सात भाई कौन होता है? सार्थ भाई। पूछा गया आपसे सात भाई क्या है? व्यापारी समूह एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं भाई साहब। तो इनमें जो नेता होगा, मार्गदर्शक होगा, क्या सार्थ भाई कहा जाता है। श्रेष्ठी या सृष्टि को कहा जाता है अत्यंत धनी व्यापारी, जिन्हें क्या 80 कोटि विभव का स्वामी माना जाता है। क्या? अत्यंत धनी व्यापारी, जिन्हें क्या 80 कोटि की विभव का स्वामी बताया गया, ठीक है ना? गाँव वणिज क्या होता है? अश्व वणिज क्या होता है? गाय और घोड़े के व्यापारी, जिनका उल्लेख क्या पारनी करते हैं। क्या? गाय और घोड़े के व्यापारी, जिनका उल्लेख क्या पारनी करते हैं, गाँव वणिज। क्या रखना? गाँव वणिज या अश्व वणिज। श्रेष्ठी कौन होते हैं? धनी व्यापारी होते थे, ठीक है ना? और सातवाँ जो लंबी दूरी की यात्रा करते थे, उनके नेता के रूप में काम करते हैं। व्यापारिक वस्तु की बात करें तो स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड, ट्रेड में क्या गुड़, नमक, अनाज जैसी आदि का व्यापार कम दूरी से होता था। और दूरस्थ व्यापार काशी से सूती वस्त्र आते थे, गंधार से ऊनी कंबल आता था, सिंध और कम्बोज से घोड़े आपके मंगाए जाते थे। सिंध और कम्बोज से घोड़े आपने देखा था, कम्बोज महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं? लाजपत मणि श्रावस्ती खुदाई से अफगानिस्तान के बदगाह से प्राप्त, वत्स खां से प्राप्त लाजपत पत्थर प्राप्त हुआ है। यह लंबी दूरी के स्थल मार्गी व्यापार के साक्ष्य हैं। बुद्ध द्वारा पहले व्यापारी बिलेट्टा कछाना के पास 500 गाड़ियों का कारवाना था, कि गुड़ लेकर जा रहा था। ध्यान रखना, ये घटनाएं आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। क्यों? ये घटनाएं आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू वगैरह में, और सेट और एपी में आपसे पूछी जाती है भयंकर वाली, ठीक है ना? व्यापार और धर्म की बात करें, बौद्ध ग्रंथ व्यापार को नैतिक और उपयोगी माना गया है। व्यापारी और बौद्ध समाज का महत्वपूर्ण अंग बन गया। जैन धर्म में व्यापार को सबसे अहिंसक पेशा माना गया, नॉन वायलेंट ऑक्यूपेशन व्यापार को माना गया है। विदेशी व्यापार की बात करें तो हेरोडोटस महोदय के अनुसार भारत, विशेषतः सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र, डेरियस प्रथम के साम्राज्य का 20वां हिस्सा और सबसे धनी क्षेत्र भी जा रहे हैं। भारत मतलब कि जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है, वो डेरियस प्रथम, जो यूनानी शासक डेरियस प्रथम था, उसके साम्राज्य का 20वां राज्य था, सबसे रिचेस्ट स्टेट था, क्योंकि व्यापार मार्ग पर स्थित था। कहाँ पे था? व्यापार मार्ग पर स्थित। भारत से प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण धूल गोल्ड डस्ट के रूप में राजस्व वसूला किया करता था वो, ठीक है ना? इसलिए व्यापार में गुवाहाटी की बात करें, समुद्र की सबसे निकट थी, जिससे फारस की घाटी तक समुद्री व्यापार संभव हो सका। और गंधार प्रदेश भी डेरियस के अधीन था। इसकी पुष्टि हेरोडोटस की हिस्टोरिका से पता चलती है। स्काई स्काईलैक्स महोदय क्या बोलते हैं? स्काईलैक्स महोदय बोलते हैं डेरियस ने क्या स्काईलैक्स को सिंधु नदी के नौ परिवहन के अध्ययन को भेजा था। किसको? स्काईलैक्स को। इसने डेरियस महोदय ने। तो स्काईलैक्स कौन है? डेरियस का राजदूत है, जो कि भौगोलिक जानकारी रखता है और सिंधु क्षेत्र में नौ परिवहन के अध्ययन के लिए आया था। और दक्षिण समुद्र सदन सी का उल्लेख अरब सागर के लिए किया गया है। दक्षिण समुद्र का मतलब उसमें क्या होता था? क्या होता था? क्या होता? दक्षिण समुद्र का मतलब क्या होता था? अरब सागर। ये आपका यहाँ पे है। क्यों? गुवाहाटी क्षेत्र यहाँ पे है, फारस की खाड़ी यहाँ पे है। दक्षिण तो अरब सागर आ रहा है ना, क्या आ रहा है ना? दक्षिणी समुद्र का मतलब वहाँ पे क्या था? अरब सागर था, ठीक है ना? समुद्री व्यापार भी होता था। व्यापार, भारत के व्यापारी पूर्व में ताम्रलिप्त या ताम्रलिप्त थी, जो कि पश्चिम बंगाल ताम्रलिप्त मिलेगा आपको। और पश्चिम में भड़ौच बंदरगाह। क्या? भड़ौच बंदरगाह श्रीलंका और बर्मा तक समुद्री व्यापार। क्या? पूर्व में ताम्रलिप्त थी और भड़ौच, पश्चिम में भड़ौच बंदरगाह से
श्रीलंका और बर्मा तक व्यापार करते थे। इन व्यापारिक मार्गों क्या भारत इन व्यापारिक मार्गों ने क्या भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक विकास करने की मदद दी है। आप देखोगे यही विकास आपको आधुनिक काल तक दिखेगा। और अभी भी देखो, यदि इंडोनेशिया साइड जाओ, वहाँ पे भी मुस्लिम समाज होने के बावजूद भी रामायण गाई जाती है। रामायण रासलीला मनाई जाती है। विश्व की सबसे फेमस आपकी रामायण इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। आपको बड़े-बड़े मंदिर विश्व के यहीं पे मिलेंगे, बौद्ध मंदिर, साथ ही सनातन मंदिर आपको मिलेंगे, ठीक है ना? अगर आपके व्यापारिक मार्ग आपको रखना है, कौन-कौन से व्यापारिक मार्ग हैं? यदि उत्तरी मार्ग की बात करें, तक्षशिला से पाटलिपुत्र के लिए जाता था, कहाँ पर? तक्षशिला से पाटलिपुत्र की तरफ जाता था, ठीक है ना? ठीक, इससे घोड़े, ऊन, लाजवंत मणि का व्यापार होता था। दक्षिणी मार्ग की बात करें तो उज्जैन से लेकर गुजरात भड़ौस तक जा रहा है, और पूर्व कौशाम्बी से ताम्रलिप्त। अब देखो गौर से यदि मैप बना तो आपको ऐसे मिलेंगे मैप पर, कुछ ऐसा यदि आप मैप बनाते हो, तो आपको मैप पर सारी चीज़ें मिल जाएँगी। देखो, यदि गौर करो, छोटा-सा मैप है, थोड़ा इसको ज़ूम करो, आपको दिख जाएगा। यहाँ से आपको एक दिख रहा है राज्य आपको, ये उत्तरी मार्ग आपका है, जो कि कहाँ से तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक फैला हुआ है। दूसरा आपका उज्जैनी से भड़ौस तक फैला हुआ है, ठीक है ना? जी आपका कौन-सा है? दक्षिणी मार्ग। पूर्वी मार्ग आपका कौशाम्बी से ताम्रलिप्त तक फैला हुआ है, कौशाम्बी से ताम्रलिप्ति तक। इस प्रकार से आपको व्यापारिक मार्ग दिख रहे हैं, ठीक है ना? व्यापारिक मार्ग दिख रहे हैं और उन पे क्या-क्या चीज़ें आयात निर्यात होती है, वो वस्तुएँ आपको दिख रही हैं यहाँ पे। चलो, अब आते हैं जो प्रमुख व्यापार व्यक्ति रहे हैं। हेरोडस कौन रहे? कैरिएंडा का साइकिलस महोदय कौन से रहे? इन्होंने कौन-कौन से व्यापारिक मार्ग बताए हैं? तो एक बार देख लेते हैं। इन सॉरी, नोट वाला काम है, या डीप में नहीं है, सिर्फ नोट वाला काम है आपका, ठीक है ना? ये बस एक बार सुनना है आपको, सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ से कोई डीप में नहीं आना आपको। यूनान में हेरोडोटस, कहाँ का? हेरोडोटस का जन्म कहाँ पे हुआ? यूनान में हुआ है भाई साहब। विश्व के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं, विश्व के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं, ठीक है ना? इन्होंने द हिस्टोरियस नामक बुक लिखा है, द हिस्टोरियस नामक बुक लिखा है इन्होंने, ठीक है? किताब लिखा है। इस ग्रंथ में इन्होंने साइरस महान, साइरस द ग्रेट, कैम्बिसेस और डेरियस प्रथम के शासनकाल में अखेमेनिड अखेमेनिड साम्राज्य के विस्तार का वर्णन किया है। अखेमेनाइड साम्राज्य के, तो इंग्लिश थोड़ा अच्छा होता है, पढ़ना बैंड हो जाती है। अखेमेनाइड साम्राज्य एम्पायर के विस्तार का वर्णन किया है यहाँ पे, ठीक है ना? और ग्रंथ में क्या विभिन्न जाति विवरण भी यहाँ दिए गए हैं। उन्होंने क्या लोगों और क्षेत्रों का वर्णन किया है, जिनको क्या ईरानियों के द्वारा जीता गया था, है ना? यहाँ पे हेरोडोटस के बारे में हो गया आपका। तो कौन व्यक्ति है आपके? कैरिएंडा का साइक्लस, का नाम कैरिएंडा व्यक्ति है, साइक्लस। साइक्लस के यूनानी अन्वेषक और भूगोलवेत्ता थे, क्या? क्या कैरिएंडा जगह का नाम है साइक्लस, यूनानी अन्वेषक भूगोलवेत्ता थे। वह प्रथम यूरोपीय था जिसने भारत का वर्णन किया है। डेरियस हिस्टोपेसिस ने इसको भेजा था भारत में, अभी हमने देखा था, सिंधु नदी मार्ग का अध्ययन करने के लिए, भेजा था। आपसे व्यक्ति पूछ सकता है किसका राजदूत था, किसके समकालीन था, क्या काम किया, इसकी बुक का नाम क्या है, ठीक है ना? आगे ने और क्या, साइक्लस ने पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए हिंद महासागर से लाल सागर तक का मार्ग तय किया, और उसके अन्वेषण विषय कहाँ पे? अरस्तु। उसके अन्वेषण विवरण कहाँ पे? अरस्तु की रचना में दिया गया है। अरस्तु की रचना क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की, ठीक है? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आपकी अरस्तु की रचना है, यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है हमें, ठीक है? याद रखना, है ना? साइक्लस का जन्म कहाँ पे? कैरेंडा में हुआ था, प्राचीन कारिया में हुआ था, ठीक है ना? अच्छा, व्यापारिक मार्ग की बात करें, साहित्यिक प्रमाण क्या है? शुद्ध निपात ग्रंथ से व्यापारी बेबेरू की यात्रा करते थे। कहाँ पे? बबेरू की यात्रा करते थे। प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक की यात्रा की, है ना? क्या? शुद्ध निपात ग्रंथ में व्यापारी बबेरू व्यापारी का नाम बबेरू। बबेरू नामक व्यापारी की घटना मिलती है कहाँ पे? शुद्ध निपात ग्रंथ में, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। उसने प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक की यात्रा की, किस प्रकार से की? उसकी जानकारी इसमें मिलती है। उसके मार्ग में प्रमुख कौन-कौन से नगर? नगर महेशमती, यहाँ की ओमकारेश्वर मिलता है आपको, उज्जैनी, विदिशा, तुम्बन और कौशाम्बी का उल्लेख किया है, ठीक है ना? यह मार्ग उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच प्रमुख वाणिज्यिक संपर्क के रूप में काम करता था, ठीक है भैया? उत्तरापथ की बात करें, उत्तरापथ की प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल मार्ग, ये उत्तरापथ आपको दिख रहा है, उत्तरापथ सबसे महत्वपूर्ण स्थल मार्ग है। इसका विस्तार कहाँ से? तक्षशिला से शुरू होकर, कहाँ से बेटा? तक्षशिला से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? पाटलिपुत्र तक जाता है। कहाँ तक? पाटलिपुत्र तक जाता है, हमने देख ही लिया अभी तक। जीवक जो कि मगध का प्रसिद्ध राजवंश था, उसने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला से कौन? जीवक ने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की, जो कि क्या? मगध का प्रसिद्ध राजदूत था, तक राजवैद्य था।
है ना? वहाँ से भद्रकामरा, उदबूरा और रोहितका तक की यात्रा इसने किया। युवक ने तक्षशिला से कहा कि भद्रम भद्रमकारा, उदुमबुरा और रोहतक तक की या रोहतक तक की यात्रा की है, ठीक है ना? ठीक, बुद्ध ने अंतिम जीवन काल में उस मार्ग का अनुसरण किया, राजगृह, नालंदा, पाटलीग्राम, वैशाली, पावा, कुशीनरा इत्यादि मार्गों पर गए। ध्यान रखना ये पूछा जाता है बुद्ध की जीवन यात्रा का काल यानी बुद्ध कहाँ-कहाँ गए तो क्रम पूछा जाता है। पहले कहाँ पे गए? राजगृह, फिर कहाँ पे? नालंदा में, फिर पाटलीग्राम में गए, फिर वैशाली में गए, फिर पावा में गए, फिर कुशीनारा। पावा इनका विरोध हुआ था, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। तो राजगृह विद्यालय जाते हैं। याद करें सबको, राजगृह विद्यालय पाटलिपुत्र। क्या? राजगृह, नालंदा, पाटलीग्राम, वैशाली, पावा, कुशीनारा। ये मार्ग आपसे पूछा गया है। है ना? साहित्यिक प्रमाण की बात करें, पुरातात्विक प्रमाण की बात करें व्यापार के लिए, तो साहित्यिक प्रमाण की पुष्टि के उत्तरी काले पॉलिशदार मेहमान एनपीवीडब्ल्यू के वितरण से होती है। एनपीवीडब्ल्यू उच्च गुणवत्ता तकनीक से बने हुए थे। इसका प्रयोग प्राय धनी लोग करते थे। है ना? प्रमुख स्थल में पाकिस्तान में चसड्डा तक्षशिला, हरियाणा में लुधियाना, अंबाला, रोहतक। ये आपको प्रमुख स्थल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण नहीं मानता उनके लिए, मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता उनके लिए। नदी और समुद्र से व्यापार होता था, बिल्कुल होता था। क्योंकि बौद्ध कथाओं की में अंग की राजधानी चंपा गंगा के मुहाने पर थी। यह बहुत अच्छा आपका बंदरगाह था। ये बंदरगाह था, ठीक है ना? याद रखना। गंगा नदी उस समय की मुख्य वाणिज्यिक धमनी बन चुकी थी। ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग। अब प्रमुख व्यापारिक मार्ग के सारांश लिखा है, यहाँ पे इसको पढ़ लेना आप लोग। चारों व्यापारिक मार्ग लिखे, सारांश यहाँ पे लिखे। पढ़ो, फिर पढ़ो। चलो, ये निष्कर्ष देख लो ये सब। अब आते हैं हम लोग क्या सिक्के और मुद्रा व्यवस्था। अभी इसी का टॉपिक है आपका क्या अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। ये क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, परेशान नहीं होना है, थोड़ा लंबा जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दुआ करना भगवान से कि आपको आवाज सही आ रही हो, आवाज किच-किच या फँस ना रही हो, ठीक है ना? ये भाई सबका सॉरी। प्रारंभिक संदर्भ बात करें तो देखो वैदिक साहित्य में निष्क मिलता है, शतमान मिलता है, कृष्णनाला मिलता है। इन शब्दों का प्रयोग किया गया क्योंकि धातु के टुकड़े होते थे या मानक भार के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। परंतु बात करें वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद वैदिक काल में सिक्कों का वास्तविक चलन नहीं था और ना ही इनका कोई पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। कोई भी वैदिक काल में साक्ष्य नहीं मिलता सिक्कों का। तो निष्क और शतमान वहां पे क्या थे? आभूषण थे। साहित्यिक साक्ष्य की बात करें, पाली ग्रंथों कसरपण पाली ग्रंथ कसरपण नामक सिक्के का उल्लेख बार बार हुआ है। कसरपण नामक सिक्कों का उल्लेख हुआ है कब? महाजनपद काल में, जो कि चांदी या तांबा का बना रखा कसर। पारनी भी रुप्य नामक चांदी की सिक्का, रुप्य नामक जो कि आज का रुपया है आपका, उसका उल्लेख करते हैं, ठीक है ना? पारनी भी रुप्य नामक चांदी के सिक्कों से परिचित थे। सिकंदर के इतिहासकारों ने बताया जब गंधार के शासक आम्बी ने सिकंदर को समर्पित किया तो उसने चांदी के टुकड़े उपहार के रूप में दिए थे। याद रखना, सिकंदर के इतिहासकार बताता है कि ये जब आपके गंधार के आम्बी था, उसने जब समर्पण किया, बहुत सारे चांदी के टुकड़े उसको दिए। इसका क्या होता है कि चांदी के सिक्के उस समय भी चल रहे थे, ठीक है ना? ठीक। यदि बात करें बिहार में तक्षशिला में भीर माउंटेन मिला, भीर टीला। भीर का टीला किससे संबंधित? आपका भीर का टीला मिला कहाँ पे? तक्षशिला में। यहाँ से 11,131 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सिक्के सिकंदर काल के माने जाते हैं, जबकि अधिकांश सिक्के पुराने घिसे-पिसे काल नहीं माना गया सही। इनका औसत वजन की बात करें तो 54 से 55 ग्रैम होता था। अब याद रखना, अधिकांश सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। आज तो काल कोई सिक्के पर उल्लेख नहीं है, परंतु एक और क्या प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। टिम्ब जहाँ पे आपको क्या अर्धचंद्रमा, वृत्त, घोड़ा, पशु, पक्षी इत्यादि बने हैं। भार मापन की बात करें, तो ये भारतीय धातु परंपरा के अनुसार एक कसरपण सिक्के का भार 32 रत्ती आपका होता था। एक रत्ती 8 ग्राम की होती है। 32 रत्ती बराबर 57 ग्राम आपका कहलाएगा, ठीक है ना? कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आते हैं नंबर पर साहित्यिक साक्ष्य की बात करें, तो उत्तर वैदिक काल में शतमाना एक और मानक भार इकाई के रूप में क्या उत्तर वैदिक काल में क्या? शतमान आपकी एक और मानक भार इकाई के रूप में जानी जाती है। इसका अर्थ है 100 मानक, 100 मानक। शतमानक का अर्थ क्या है? 100 मानक। इसकी प्राथमिक इकाई कृष्णनाला है। क्या है? कृष्णनाला थी, ठीक है? यहाँ पे अब काबुल के निकट चमन-ए-हुजरी एक अन्य सिक्का भंडार में। अभी हमने क्या देखा? तक्षशिला से मिला है भीर टीला। भीर टीला कहाँ से? तक्षशिला से मिला है। भीर टीला कहाँ से? तक्षशिला से मिला है। और काबुल से चमन-ए-हुजरी मिली। कहाँ? काबुल से चमन-ए-हुजरी मिली।
इसमें यूनानी सिक्के भी मिलते हैं और मोड़े हुए चांदी के सिक्के मिलते हैं। ठीक है? चलो, आगे बढ़े हम लोग। ये सिक्के दिख रहे हैं, सतनाम सिक्के सिल्वर के होते थे, कसरवरी सिक्के होते थे, ये मसाले या कनकी आपके कॉपर के होते थे, कॉपर के होते थे। जो आपके सतनाम थे 180 ग्रेन का उच्चतम मूल्य का सिक्का था। कसरफड़ आपका 57 ग्रेन का था, जो कि आपका सर्वाधिक प्रचलित सिक्का आपका माना मुद्रा की बात करें, प्रारंभ में सिक्के किसी राजा के द्वारा नहीं बनाए जाते थे। राजा के द्वारा नहीं बनाए जाते थे, किस तरह? व्यापारियों के द्वारा बनाए जाते थे। व्यापारी अपने गिल्ड के द्वारा, श्रेणियों के द्वारा सिक्के जारी किए जाते थे, याद रखना। धातु की शुद्धता और भार की प्रामाणिकता का प्रमाणीकरण भी व्यापारिक की निशान ये किया जाता था, ठीक है? आगे बढ़े। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें, तो बुद्ध काल आधारित क्या हुआ? मुद्रा आधारित लेन-देन विकसित हुआ था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से? अनाथ पिंडा की गुफा से मिलता है। क्यों? क्योंकि श्रावस्ती में जैतवन खरीद किया था, अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने क्या किया था? कसारपड़ सिक्कों से पूरा क्या बगीचा खरीदा था, ठीक है? है ना? अनाथ पिंडक की कथा। क्या? जैतवन खरीदने के लिए क्या? सिक्कों में पेमेंट किया था। यह दृश्य भरतमुख की मूर्ति कला भी अंकित करता है। अच्छा, आगे बढ़े हम लोग। अब उधार व्यवस्था कैसी हुई? उधार व्यवस्था, ऋण व्यवस्था कैसी? मैं पूरा आपको पूरी क्या बोलते हैं, पूरी आपकी अर्थव्यवस्था चलती है महाजनपद काल की। इतने डिटेल में आपने नहीं पढ़ी होगी कभी, और इतने डिटेल में पढ़ना इसलिए आवश्यक है, आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। किसका? नेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। क्लास बड़ी भी हो रही है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना है, बस आपको गौर से सुनना है, समझना है। थोड़ा बोलने में हिचकिचा जाता हूँ, परेशान होता हूँ, क्यों? क्योंकि लगातार क्लास होती है ऑफलाइन, फँस जाता हूँ। वेट करना 1 सेकंड का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, उधार व्यवस्था, ये भी अब क्या अर्थव्यवस्था में ही आएगी। तो अर्थव्यवस्था के साथ ही हम लोग कॉल कर रहे थे, मैंने पॉज़ लिया था 1 मिनट के यहाँ पे। बस यही देखो दिक्कत क्या है रिकॉर्डिंग में, लाइव हो तो कंटिन्यू हो जाती है, बट लाइव मजबूरी मेरी, नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग नहीं बढ़ती, कोई ना कोई काम बीच में आ जाता है। अवधारणा, बौद्ध ग्रंथों में क्या ऐसे ऋण या ऋणा कहा गया? ऋणा, याद रखना, बौद्ध ग्रंथों में ऋण के लिए ऋणा कहा गया है। जैसे किसी उद्यम एंटरप्राइज की शुरुआत के लिए आवश्यक पूंजी माना गया है। अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि कोई व्यक्ति आधा कैपना लेकर भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। कैपना अब क्या होता है, मतलब नियम है ये, बस समझ लो यहाँ पे। और कुछ ही समय में वह प्रतिदिन 50 कैपना कमा सकता है। जब वह 100 कैपना प्रतिदिन कमाने लगे तो उसे संपन्न माना जाता है, और जब 1000 कैपना प्रतिदिन कमाने लगे तो उसे समृद्ध माना जाता है। कैपना आप समझ लेना कि कोई मुद्रा होगी या रुपया होगा, कुछ भी समझ लेना। ऋण की नैतिकता बात करें तो ठीक ने कहा, बताया गया है कि ऋण लेने वाले को अपनी ईमानदारी चुकाने के साथ साथ अपने परिवार का भी निर्वाह करने में सक्षम होना चाहिए। यदि मैं ऋण ले रहा हूँ, मैं ऋण चुकाने की जिम्मेदारी रख सकूँ, साथ में अपने परिवार का भी निर्वाह कर सकूँ। आजकल क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी आ चुकी है, आ चुकी कि नहीं? अब समझो उसकी भूमिका यहाँ पे क्या दिख रही है आपको। इससे स्पष्ट होता है कि ऋण को समाज में सामान्य और स्वीकृत आर्थिक गतिविधि माना जाता था। व्यापारी वर्ग और ऋण व्यवस्था, तो बौद्ध साहित्य में सेठी या गृहपति का बार-बार उल्लेख मिलता है, ना? जो कि क्या ऋण देने का काम करते थे। इसके पहले वैदिक काल, उत्तर वैदिक ग्रंथों में यह शब्द संयुक्त रूप से कहीं नहीं मिलता है। गृहपति की बात करें तो गृहपति क्या अत्यंत धनी व्यक्ति होता था, आमतौर पर भूमि का स्वामी होता था। अपने कुल या नातेदारी समूह से अलग अपनी पहचान दिखाने के लिए गृहपति उपाधि का प्रयोग करता था। यह वर्ग समाज में उच्च मध्यम वर्ग तथा किसी धनार्जन और व्यापार में सक्रिय था। ठीक है ना? सृष्टि की बात करें तो सृष्टि शब्द का प्रथम बार उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। कहाँ पे? उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है, परंतु उस समय बहुत कम प्रयोग मिलता है। क्या? सृष्टि शब्द का प्रथम यहाँ पर उत्तर वैदिक साहित्य में प्रयोग मिलता है, परंतु उसमें बहुत कम प्रयोग होता है। 600 से 300 ईसा पूर्व महाजनपद काल में इसका प्रयोग बार-बार मिलता है। यह भी क्या? बहुत धनी व्यक्ति होता है, धनी व्यापारी। सुनना, गृहपति क्या है? बहुत धनी भूस्वामी था। यहाँ पे क्या है? बहुत धनी व्यापारी श्रेष्ठी, है ना? श्रेष्ठी वर्ग व्यापार, वित्त, उधार और अनाज भंडार जैसी गतिविधियों में सक्रिय थे। सेठी गृहपति होता है जो बहुत धनी भी होता था, बहुत बड़ा व्यापारी भी होता था, ध्यान रखना। ना तो केवल श्रेष्ठी था, ना ही मात्र गृहपति था। बौद्ध ग्रंथों में दोनों शब्दों का समानार्थक रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ संकेत मिलते हैं, गृहपति वर्ग के पति अपने धन का एक हिस्सा व्यापार में निवेश करने लगे थे। क्या? जो गृहपति बड़े भूस्वामी होते थे, वो क्या? अपने फायदे का, मुनाफे का एक हिस्सा या अपने धन का एक हिस्सा कहाँ पे? व्यापार में निवेश कर रहे हैं। जिससे क्या? ये लोग व्यापार जगत से जुड़ गए, परंतु वे पूरी तरह से व्यापारी नहीं थे। गृहपति भी नहीं थे पूरी तरह से, व्यापारी भी नहीं थे। ध्यान रखना। उधार और पूंजी की बात करें, गृहपति लोग
अक्सर छोटे व्यापारियों या कारीगरों को पूंजी उधार देते थे और व्यापार में धन निवेश कर लाभांश प्राप्त करना एक सामान्य प्रथा थी। इस प्रकार अर्ध बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। धनी व्यापारी वर्ग वित्त का प्रमुख स्रोत बना। ठीक है ना? चलो, व्यापार और ऋण की ब्याज और ऋण की बात करें, अभी हम लोग ब्याज या ऋण की दरों की बात करें, तो यद्यपि बौद्ध ग्रंथों में ब्याज दरों का सीधा उल्लेख कम मिलता है। क्या बौद्ध ग्रंथों में क्या ब्याज दरों का सीधा उल्लेख तो बहुत कम मिलता है, लेकिन समकालीन धर्म सूत्र और आर्थिक ग्रंथों में ब्याज दरें 15 से 20% तक वार्षिक तक बताई गई। क्या बौद्ध ग्रंथों में ब्याज दरों का सीधा उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन क्या समकालीन धर्म सूत्रों में जैसे आपस्तंभ में और आर्थिक ग्रंथों में ब्याज दरें क्या 15 से 20% तक बताई गई। ब्याज दरें कितनी? 15 से 20%। कुसुदीन शब्द बाद के ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता में देखने को मिलता है। कुसुदीन और जो क्या उधार लेने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। कल भी उन्होंने पढ़ा था कुस क्या होता है, कुसदीना क्या होता है। कल ये शब्द आए थे। देखो, कई जो महत्वपूर्ण शब्दावली है कि 3 से 4 बार रिपीट हो रही है। यदि आप प्रॉपर एक टॉपिक देख रहे हो ना, तो हर चीज़ 3 से 4 बार रिपीट हो रही है। मतलब आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है और जब आप क्लास को ही अच्छे से देखते हो, हर शब्द 4-5 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे में आपके लिए इस चीज़ महत्वपूर्ण रहती है भैया। नोट्स बनाना और पढ़ाना आसान नहीं। नोट्स इस तरीके से बनाना कि आपको क्लास में ही चीज़ें समझ में आ जाए, याद हो जाए। सामाजिक दृष्टि की बात करें तो बौद्ध साहित्य में उधार लेना नैतिक रूप से स्वीकार था, जब तक कि वह उद्योग, व्यापार, गृहस्थ कार्य में लगाया गया हो। अब ऐसे नहीं उधार लेकर जुआ खेल लो, ठीक है ना? लेकिन ऋण ना चुका पाना अपव्यय को सामाजिक रूप से अपमानजनक माना गया था, ठीक है ना? तो आपको उधार लेना है तो अपने व्यापार के लिए, घर के लिए, उद्योग के लिए लेना है। आपको अन्य कार्यों के लिए नहीं लेना है कि शादी के लिए ऋण ले रहे हो आप लोग। हाँ, ठीक, चलो देखते हैं क्या ये विकसित ऋण व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी थी। अब द्वितीय शहरीकरण का उद्भव, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और जहाँ लगे आपको शब्द वाली समझ में, पॉज़ करना और उसको पढ़ना फिर सुनना। क्लास को क्या पॉज़ करना और सुनना। और आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए डेली टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। पेपर 1 के लिए डेली टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं आपके लिए और पेपर 2 के लिए भी अब आपके टेस्ट अपलोड किए जाएँगे और आंसर की आपको यूट्यूब पर उसकी मिलेगी ना। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।